नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन चली बैठक खत्म हो गई है। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के समापन सत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत के मंत्र दिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों के लेकर तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। शुक्रवार को पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। उन्होंने सेना के लाइव फायरिंग अभ्यास का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास में भाग लिए सेना के जवानों के साथ संवाद किया और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के शौर्य को देखकर भरोसा होता है कि हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें राजस्थान में 11 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। उत्तराखंड में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 दिवसीय वेद विज्ञान महाकुंभ का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति ने वेदों के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र के निर्माण और विश्व के स्थायित्व के लिए वेद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उपलब्धि बढ़ाने वाली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह भारतीय कूटनीति की उपलब्धि है कि हम कई प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ संबंध बनाने में सफल रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा उत्पादन पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि कोविड के बाद सुरक्षा की परिभाषा का दायरा बढ़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत के बाहर अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इंडी गठबंधन की आपसी खींचतान और विरोधाभासी बयानों पर भाजपा ने चुटकी ली। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम का सपना लेकर इंडी गठबंधन में गए थे, लेकिन अब परिणाम सामने नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से दिल्ली में उनके निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, प्रगति और जन कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अमित शाह ने कहा कि जनता ने जिन अपेक्षाओं से प्रदेश में भाजपा सरकार को चुना है, उन्हें आप निश्चित ही पूरा करेंगे। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को खत्म करने की खबरों के बीच सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि सरकार इसे रद्द करने पर विचार कर रही है। कर्नाटक हिजाब मामले पर प्रियांक खरगे समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने हिजाब पर प्रतिबंध हटाने के विचार को सही फैसला बताया। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि पिछली सरकार का हिजाब पर फैसला पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण था। कर्नाटक में हिजाब पर लगी पाबंदी हटाने के विचार को भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि फैसला सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भरूच में रसायन और पेट्रोकेमिकल के प्री वाइब्रेंट गुजरात सेमिनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सम्मेलन में पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में 67,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति से देश और गुजरात को बदल दिया है।
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन धर्मशाला में भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वो प्रदेश की कांग्रेस सरकार से झूठी गारंटियों का जवाब मांग रहे हैं। बिहार के आरा में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजापुरा के सरस्वती मंडप को नवकेरल सदासु के आयोजन समिति कार्यालय के रूप में आवंटित करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट और अन्य जरूरी सामान पहुंचा रही है। थुथुकुडी जिले में 12 अलग अलग स्थानों पर 11 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई गई। दिल्ली और उसके आसपास बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब चरण 3 लागू कर दिया गया है। छोटे बच्चों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लास होगी। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कोविड टेस्टिंग और विशेष तौर पर RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पटना, गया और दरभंगा हवाई अड्डों पर रैंडम कोविड टेस्टिंग के भी निर्देश दिए गए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर विवाद बढ़ गया। सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना ने इसकी CBI जांच के निर्देश दे दिए हैं। जिंदगी से खेलने वाले इस घोटाले को लेकर बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल का सब कुछ नकली है, असली है तो बस भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम से पूछताछ की। मामला 263 चीनी नागरिकों के वीजा में अनियमितता से जुड़ा है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर समन भेजा है और 5 जनवरी को पेश होने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो और कुछ अन्य के खिलाफ धन शोधन के आरोप में चल रही जांच के तहत 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने अक्टूबर में लावा मोबाइल के मालिक समेत 4 को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा सेंध मामले के आरोपी महेश कुमावत की हिरासत 5 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। पुलिस ने अदालत को बताया है कि पूरी साजिश का पता लगाने के लिए पूछताछ की जरूरत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें समन किया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति समेत कई सांसदों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए। कहा, किसान भाजपा सरकार के एजेंडे में पहले स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और किसान महासम्मेलन में भी शामिल हुए। विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु बिहार के गया में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा भी इस दौरान मौजूद रहे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में वैकुंठ एकादशी पर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में परम पद वासल का शुभारंभ हुआ। क्रिसमस को लेकर देश भर में लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। गुवाहाटी में एक अस्पताल की नर्सिंग टीम क्रिसमस के जश्न मनाती हुई नजर आई तो ट्राई सिटी चर्च एसोसिएशन ने चंडीगढ़ में अग्रिम क्रिसमस समारोह का आयोजन किया। क्रिसमस समारोह से पहले मुंबई के बैंड्रा इलाके में लाइट से सजावट की गई। चर्च से लेकर घरों तक जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 1 जनवरी से शुरू होकर 6 जनवरी तक। निजी स्कूल में भी ये बंद रहेंगे। राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के पास दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान में घोषित हुई सर्दियों की छुट्टियां 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों के दौरान कई उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मैं हूं कैलाश खेत और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त है। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश में स्कूलों की 1 से 15 जनवरी तक छुट्टियां रहने वाली हैं। एप्पल अपने जनरेटिव एआई सिस्टम को ट्रेन करने में मदद के लिए अपने आर्टिकल्स का इस्तेमाल करने के लिए कुछ टॉप न्यूज पब्लिशर्स के संपर्क में है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार टेक जाइंट सॉफ्टवेयर से कम $50 मिलियन के मल्टी ईयर डील्स पर चर्चा कर रहा है। कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का कदम। अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान घरेलू कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 8.38% की वृद्धि हुई है। ब्लेंडिंग के लिए भारत का कोयला आयात चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर के दौरान 44.28% घटकर 15.16 मिलियन टन हो गया है। ये भी कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता और समग्र कोयला आयात को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम आज स्थिर रहे, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पर रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 2022 से 23 के परिणाम घोषित किए हैं, जिसमें कंपनी का लाभांश बढ़कर लगभग 2 गुना हो गया है। तिब्बत स्वायत्त प्रदेश में उत्पादित हरित बिजली पहली बार छोंगछिंग शहर तक पहुंचाई गई है। तिब्बत ने छोंगछिंग शहर को पवन, जल विद्युत और सौर ऊर्जा सहित 27.68 लाख किलोवाट घंटे हरित बिजली की आपूर्ति की है। 2024 से 25 में तेजी से बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था। फिच ने 2023 से 24 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6.9% आंकी। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक 2030 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद जापान से अधिक होने का अनुमान है, जिससे भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत ने डब्ल्यूटीओ में निवेश सुविधा प्रस्ताव पर बातचीत का विरोध किया, कहा संगठन की जिम्मेदारी से बाहर है ये एजेंडा। रेडी फ्यूजन के हेड्स ऑफ द ईयर सर्वे में चंद्रयान 3 शीर्ष पर रहा, वहीं उसके बाद G20 और नमो का नंबर है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में हुई एमपीसी बैठक में कहा कि खाद्य कीमतों की अनिश्चितता और कमजोर मौसम की मार महंगाई पर बुरा असर डाल सकती है। हमें इन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्विटर कंपनी ने सेलेब कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व बैंक ने 21 शहरी स्थानीय निकायों की मदद के लिए तमिलनाडु को $300 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। गूगल के बाद अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर 53 करोड़ रुपए का जुर्माना, जुए के विज्ञापन दिखाने पर हुई कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की तत्काल और निर्बाध डिलीवरी और इजराइल हमास के बीच संघर्ष को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया गया।
यूएई की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में मतदान हुआ, जिसमें यूएनएससी के कुल 15 सदस्य देशों में से 13 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका और रूस ने मतदान से खुद को अलग रखा। यूएई के प्रस्ताव में मांग की गई है कि संघर्ष में शामिल पक्ष पूरे गाजा पट्टी में फिलिस्तीन नागरिकों तक सीधे मानवीय सहायता की तत्काल, सुरक्षित और निर्बाध डिलीवरी की अनुमति दें और इसके लिए सुविधा प्रदान करें। प्रस्ताव में इजराइल हमास के बीच संघर्ष की स्थायी समिति के लिए माहौल तैयार करने का भी आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में गाजा पट्टी के लिए सभी उपलब्ध मार्गों के उपयोग की अनुमति देने और सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है। इजराइल रक्षा बलों आईडीएफ ने फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा के दीर अल बलाह क्षेत्र में जाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद मध्य गाजा में फिलिस्तीनियों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले जारी हैं और इस बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आलोचना की है। इजराइल के दूत गिलाद एर्दान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का केवल गाजा को सहायता तंत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इजराइल पहले से ही आवश्यक पैमाने पर सहायता वितरण की अनुमति दे रहा है। गिलाद एर्दान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को बंधकों के मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इंडोनेशिया में मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण अब तक 23 पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। अफगान तालिबान के अफगानिस्तान की एक प्रमुख नदी पर जल विद्युत बांध बनाने की योजना ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 233 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 46 रनों की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ताहलिया मैकग्राथ ने 73 रन की पारी खेली, वहीं एलिस पेरी ने 45 रन बनाए। बांग्लादेश ने तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 31.4 ओवर में महज 98 रनों पर समेट दिया। इसके बाद 15.1 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ न्यूजीलैंड का घरेलू मैदान पर 17 मैचों में चला आ रहा अजय सिलसिला भी टूट रहा है और इस हार के बावजूद न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के गेंदबाज नोमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। एपेंडाइसाइटिस के चलते टीम के साथ बाकी के मुकाबलों के लिए टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बेंगलुरु स्थित साई सेंटर का किया दौरा, खिलाड़ियों से की बात और सुविधाओं का लिया जायजा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु के नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में पुरुष छात्रावास का उद्घाटन किया। खेल मंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में खेल बजट को 3 गुना बढ़ाया गया है, जिसके बेहतर नतीजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। कुश्ती के पूर्व खिलाड़ी सुनील राणा का कहना है कि कुश्ती संघ के चुनाव सही तरीके और सही माहौल में हुए हैं। ऐसे में अब सभी पक्षों को मिलकर कुश्ती की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। महिला मुक्केबाज स्वीटी बुरा का दमदार प्रदर्शन राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दिखा, मुकाबला जीत अंतिम 16 में किया प्रवेश। वहीं पूजा रानी ने भी शानदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम 16 में पहुंचाया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। दक्षिणी दिल्ली में 14वें सांसद खेल महोत्सव की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया खेलों का शुभारंभ। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप खिताब जीत लिया है। फाइनल में मैन सिटी ने ब्राजील के फ्लूमिनेंस को 4-0 से हराने में सफलता पाई। मैन सिटी की तरफ से अल्वारेज ने 2 गोल किए। ये पहला मौका है जब मैन सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। वहीं इस साल 2023 में सिटी की ये 5वीं खिताबी जीत है। उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज 2024 में मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मियामी से खेलते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने क्लब के साथ फ्री एजेंट के रूप में करार किया है।
बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म फाइटर का दूसरा गाना इश्क जैसा कुछ रिलीज हो गया है और गाने में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की हॉट केमिस्ट्री नजर आ रही है। इश्क जैसा कुछ गाने को विशाल, शेखर, शिल्पा राव और मेलोडी ने गाया है। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और अभिनेत्री पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म देवा के पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में पूरी हो गई है। देवा दशहरे के अवसर पर 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगी। सालार ने पहले ही दिन में इतिहास रच दिया। 95 करोड़ की ओपनिंग कर साल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी। पठान, जवान, एनिमल सबका रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं पहले दिन ही फिल्म सालार ने वर्ल्ड वाइड 175 करोड़ रुपए का दमदार आंकड़ा छू लिया। इसी के साथ यह फिल्म प्रभास की करियर की सबसे बड़ी ओपनर रही। फिल्म में प्रभास के साथ श्रुति स्क्रीन शेयर कर रही हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राशिद खान को गंभीर हालत में दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गायक राशिद काफी समय से प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। मुंबई में महान सिंगर मोहम्मद रफी की जन्मशती के लिए भव्य समारोह की तैयारियां चल रही हैं। वहीं पंजाब में उनके जन्म स्थान पर 100 फीट लंबा रफी मीनार बनाया जा रहा है। मशहूर एक्ट्रेस सई मंजरेकर ने अपने जन्मदिन के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि वो अपना जन्मदिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर पर मनाएंगी। सई मंजरेकर 24 दिसंबर को जन्मदिन मनाती हैं। ग्लोबल स्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उनके स्वागत के लिए शिंदे के बेटे श्रीकांत भी मौजूद थे। बिग बॉस 7 और नच बलिए 7 से पहचाने जाने वाले भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जल्द ही अपकमिंग फिल्म उड़ान जिंदगी की में नजर आएंगे। फिल्म के पोस्टर में उनके 2 रूप दिखाए गए हैं। एक में वो खिलाड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे में वे भारतीय कपड़ों में जमीन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।